स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। यह कहानी एक सच्ची घटना है जो आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपने जीवन की कोई कहानी, कोई घटना हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। राखी पर भाभी देती थी उतरन। बहन ने दिया कुछ ऐसा जिसे देख उसकी हालत खराब हो गई। सुनिए, इस बार नेहा को कहना कि आप ही राखी पर उसके घर आ जाएंगे। उसे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। मेरी संदूक में बहुत पुराना सूट रखा है, ओल्ड फैशन हो चुका है, वही नेहा को दे दीजिएगा। अगर नेहा ने कुछ कहा तो कह देना तेरी भाभी अपने मायके गई हुई है, पर तुम्हारा भाई तो यहाँ है ही नहीं। अभी फिर यह बहाना। आप ज़्यादा मत सोचिए, जितना कहा है बस उतना ही कीजिए। पहले तो बाबूजी की वजह से नेहा को मना नहीं कर पाते थे, पर अब तो वो भी नहीं रहे और इस बार उसके आने की कोई वजह भी नहीं है। फिर क्यों इतना तामझाम करना? अगर उसकी आदत बिगड़ गई तो फिर मरते दम तक सर पर चढ़ी रहेगी। राखी बीत गई और जैसा सुमन ने कहा था राहुल ने भी वैसा ही किया। लगभग 2 साल पहले की बात थी, जब नेहा हर रक्षाबंधन पर अपने भैया को राखी बांधने आती थी और उसके पिता इसका बेसब्री से इंतज़ार करते थे। पर अभी कुछ ही महीने हुए उसके पिता को गुजरे हुए और उसके भैया भाभी नेहा के ना आने के बहाने ढूंढते रहे। शायद इसीलिए कहा जाता है कि माँ बाप से ही मायका है। पर यह तब की बात है जब नरेश जी जीवित थे और एक दिन अचानक नेहा अपने भैया भाभी के यहाँ पहुँच जाती है। अरे नेहा, इतनी सुबह सुबह क्या बात है? सुमन ने पूछा। भाभी, अचानक से घर में बहुत तंगी आ गई है। बच्चों को 2 वक्त रोटी खाने को भी नहीं मिल पा रही। मैंने भैया को फ़ोन पर कहा भी था कि कुछ पैसों का इंतज़ाम कर देते तो मैं जैसे तैसे करके उन्हें जल्दी ही लौटा दूंगी, लेकिन फ़ोन पर हमारी बात ठीक से नहीं हो पाई थी, इसीलिए मैं खुद ही चली आई। और दोनों की बात सुनकर नरेश जी भी वहां आ जाते हैं कि तभी उन्होंने अपने बेटे राहुल को बुलाया। नरेश जी बोले, राहुल बेटा, क्या इसने तुमसे फोन पर पैसों की बात की थी? हाँ पापा, पर मेरे पास अभी कोई पैसे नहीं है। पर ये माने तब ना, मैंने कितनी बार कहा कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई पैसे नहीं है। और राहुल ने खिंचते हुए कहा, अच्छा बेटा, तो रुक यहाँ, मैं अभी तेरे लिए कुछ करता हूँ। मेरे पास तेरी माँ के झुमके रखे हैं, उन्हें बेचकर अभी के लिए तेरा काम निकाल जाएगा। और नरेश जी ने कहा, क्या क्या कहा आपने? आप माँ के गहने इन्हें दे देंगे? यहाँ बेटे के सर पर बैठकर खा रहे हो और गहने देने बेटी को? वाह बाबूजी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, और अगर आपने ऐसा किया भी तो फिर रहना ही अपनी बेटी के साथ। और सुमन ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा, अब इस उम्र में बेचारे नरेश जी और कहाँ जाते। वह चाह कर भी अपने बेटे बहू के आगे कुछ न कर पाए। उल्टा उनके हाथ से झुमके लेकर सुमन उन पर कब्जा कर लेती है। उस दिन तो नेहा वहां से चली गई, पर वो इस दिन को हमेशा याद रखेगी और यह सोचकर वह अपने मन में बहुत ठानती है। दिन बीतते गए और सब कुछ सामान्य लगने लगा। इस बीच नरेश जी भी चल बसे। नरेश जी की वजह से नेहा उस घर में आती थी, फिर आना भी लगभग बंद ही हो गया। उसके भैया भाभी का ये बर्ताव वह चाह कर भी नहीं भूल पा रही थी। और फिर उसने
अपने भैया भाभी के बारे में एक और बात पता चली। दरअसल हुआ यूं कि एक दिन नेहा हॉस्पिटल आई हुई थी कि तभी उसे उसकी पड़ोसन मिल गई। वह उसे बताती है कि उसकी भाभी उसके पिता को बहुत सताती थी और कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देती थी। जिस दिन उनकी मौत हुई उसके एक दिन पहले घर में काफ़ी बवाल मचाया था उसकी भाभी ने। और उस दिन नरेश जी रो रहे थे और अगली सुबह ही उनके मरने की खबर मिली। और नेहा को उनकी बातें सुनकर इतना तो यकीन हो गया कि पापा को इन्होंने ही कुछ किया होगा। अब उसने ठान लिया इस बात की गहराई तक जाने की। फिर एक दिन राहुल को एक कॉल आती है जहां उसे बताया जाता है कि उसके पिता के नाम से एक प्रॉपर्टी है जिसे वह बेचना चाहते हैं। सारी कागजी कार्रवाई भी पूरी हो चुकी थी, पर एक कागज पर उनके दस्तखत करने रह गए थे और अचानक से उनके मरने की खबर मिली। अब हमें पता चला है कि उन्होंने इस जमीन की नॉमिनी अपनी बेटी को बनाया है, तो उसके दस्तखत करने से भी काम चल सकता है। सुमन और राहुल हैरान रह जाते हैं कि पिताजी के नाम से एक जमीन भी थी जिसको उन्होंने बेचने के लिए रखा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि नॉमिनी भी अपनी बेटी नेहा को बनाया। और गुस्से से दोनों का खून खोलने लगा, पर अपने गुस्से को दबाकर उन्होंने फिर इस आदमी से पूछा, कितने में बिकी है जमीन? तकरीबन 70 लाख में। और दूसरी तरफ से आवाज़ आई। 70 लाख सुनकर तो दोनों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब परेशानी यह थी कि नेहा इसकी नॉमिनी थी। फिर क्या था, नेहा को फ़ोन लगाया गया। क्या बात है नेहा, अपने भैया भाभी को भूल ही गई क्या? उस दिन की बात से अभी भी नाराज़ है? और उस वक्त मेरे हाथ खाली थे बहन, इसलिए तेरी मदद नहीं कर पाया। और रही बात माँ के गहने की, तो वह बाबूजी के इलाज में ही लगने वाले थे, इसलिए उन्हें देने से रोका। पर अब जब पापा ही नहीं रहे तो छुपाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। दरअसल बाबूजी का लीवर खराब हो चुका था और उनके इलाज में भी काफ़ी खर्च हो रहा था, जिसे हमें इधर उधर से उधार लेकर चुकाना पड़ रहा था। तुझे उस वक्त कुछ नहीं बताया था कि तू पहले से ही परेशान है और यहाँ की परेशानी और ज़्यादा चिंता कर देगी, राहुल ने कहा। और फिर उसकी भाभी सुमन फ़ोन लेकर कहती है, नेहा, अब तो तुम्हें सारी सच्चाई का पता चल गया ना? क्या अब भी अपने भाई भाभी से नाराज़ हो? हमसे मिलने नहीं आओगी? हाँ भाभी, मैं बेवजह ही आप लोगों को गलत समझ रही थी, पर पता है भाभी, मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत तड़प रही थी। कल ही आती हूँ मैं। और अगले दिन नेहा आती है और काफ़ी देर तक बातचीत करने के बाद राहुल कहता है, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर का आधा हिस्सा मैं तेरे नाम कर देता हूँ। यहाँ जो भी है हम दोनों का है। यह आप क्या कह रहे हैं भैया? यहाँ का सब कुछ आपका है। मुझे किसी ने फ़ोन पर बताया कि पापा के कोई ज़मीन के कागजात पर मेरे दस्तखत चाहिए थे कि तभी वह ज़मीन बिकेगी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। भैया, मैं साइन कर दूँगी। सच कहूँ, मुझे यह सब नहीं चाहिए। वैसे भी पापा के इलाज में आपकी काफ़ी खर्च हो गया है और यह सब आप ही रख लेना। और राहुल और सुमन के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वो नेहा को छोड़कर अपने कमरे में अंदर आ गए और दोनों हंसने लगे। सुमन बोली, इसे कहते हैं जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बाबूजी को भी रास्ते से हटा दिया और उसकी सारी जायदाद भी मिल गई। और बेटी के लिए छुपाकर जो जमीन उन्होंने खरीदी थी, आज उसी बेवकूफ़ बेटी ने सब कुछ हमें दे दिया। कहाँ हम सोच रहे थे कि पता नहीं उसे कितना मनाना पड़ेगा,
पर ये बेवकूफ तो आगे से चलकर सब कुछ हमें खुद ही दे रही है। हम लोगों को अपना हमदर्द समझ रही है। मानना पड़ेगा सुमन, काफी शातिर दिमाग पाया है तुमने। पापा को लीवर की दिक्कत थी, यह बात तो ठीक है, पर बाबूजी भी इतनी जल्दी मर जाएंगे हमें पता नहीं था। अरे मैंने पहले ही कहा था कि लीवर की दिक्कत है। इस बुढ़ापे में अगर उन पर हम सभी पैसे लगा देंगे तो हमारे भविष्य का क्या होगा। उन्हें तो वैसे भी मरना ही था, तो इलाज में बेवजह पैसे क्यों लगाने थे। देखो हमारे वो पैसे भी बच गए और ज़मीन भी मिल गई, और हमसे छुपके उन्होंने जो ज़मीन खरीदी थी आज उसके पैसे भी हमारे हो जाएंगे। चलो हमने बाबूजी को मुक्ति ही दिलाई है। उम्र तो हो ही गई थी ऊपर से जाने की, और कितनी बीमारियां उन्हें घेरे हुए थी। उन्हें भी शांति मिल गई और हमें भी। और राहुल ने कहा, चलो चलो बाहर, अब इस नकचड़ी को भी पटा कर रखते हैं। एक बार ये साइन कर दे, फिर तो इसको इस तरह से अलविदा कहूँगी कि ये यहाँ आने से पहले 10 बार सोचेगी। और फिर वह दोनों बाहर आ जाते हैं कि तभी नेहा कहती है, भैया वो आदमी सारे कागज़ लेकर आ रहा है, आधे घंटे में मैं साइन करके निकल जाऊंगी, आगे आप देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा, राहुल ने कहा। फिर वह आदमी आता है और एक कागजात पर नेहा साइन करती है, और आगे वो आदमी कहता है, नेहा जी आपने जिसे भी अपनी जगह नॉमिनी चुना है उसे भी साइन करना होगा। और इस पर नेहा राहुल की ओर देखकर कहती है, लो भैया आप ही साइन कर दो। और राहुल तो 70 लाख की खुशी संभाले ही नहीं संभल पा रहा था। वह इतना खुश था कि आव देखा न ताव, और वकील के कहते ही तुरंत कागजात पर साइन कर देता है। फिर वकील, यह काम तो हो गया, बाकी के काम भी जल्दी ही पूरे हो जाएंगे, और कहकर चला जाता है। ठीक है भैया, अब मेरा भी काम ख़त्म हो गया तो मैं भी चलती हूँ। भाभी आपसे एक काम था। हाँ हाँ कहो। आप लोग ही अब मेरा मायका हो। बाबूजी के जाने पर गलतफहमी की वजह से मैंने यहाँ आना बंद कर दिया था, पर अब जब वह गलतफहमी ही दूर हो गई तो मुझे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इस घर के हर कोने में माँ बाबूजी की यादें हैं। आप लोगों से एक विनती है कि माँ बाबूजी के कमरे में कोई बदलाव मत कीजिएगा। मैं जब भी यहाँ आऊँगी वहीं रहूँगी, नेहा ने कहा। तो सीधे सीधे कहो ना, अपने लिए यहाँ एक स्पेशल कमरे का इंतज़ाम कर रही हो। इस घर पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहती हो, तो फिर यह सब इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी। और सुमन ने चिढ़ते हुए कहा, अरे भाभी रुको ज़रा, अभी तक वह ज़मीन भैया के नाम हुई भी नहीं है, और इतनी जल्दबाजी करना सही नहीं। थोड़ी देर और रुक जाती, फिर अपना असली चेहरा दिखाते मुझे भी मज़ा आ रहा था तुम दोनों का यह ढोंग देखकर। मुझे तो लगा तुम इतने समझदार होगे। अच्छा ठीक है, मेरी छोड़ो, मैं यहाँ सब कुछ तुम लोगों को देती हूँ। और भैया बाहर जाकर दरवाज़ा खोलो, देखो मैं राखी का तोहफा लेकर आई हूँ। हर बार तो मुझे भाभी से रिजेक्ट किए हुए सूट ही दिए जाते थे, पर आज तुम्हारी यह बहन तुम्हें वो तोहफा देगी जिसे चाहकर भी तुम कभी नहीं भूल पाओगे। और जब दोनों दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पुलिस खड़ी होती है। वह राहुल और सुमन को नरेश जी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करने आई थी। यह सब क्या नेहा? क्यों भाभी, जिस तरह से आप लोगों ने बाबूजी को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद भी आपकी यह पूछने की हिम्मत हो रही है? बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप बाबूजी को भूखा रखती थी, उनका इलाज तक नहीं कराया। अब दोनों रहना जेल में भूखे, तब तुम्हें शायद बाबूजी की तकलीफ का पता चलेगा। और हाँ, पापा ने कोई ज़मीन नहीं खरीदी थी,
यह तो तुम दोनों का भांडा फोड़ने के लिए मैंने सारा खेल रचा था और तुम दोनों मेरे चुंगल में फंस गए। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को, और सबूत मैं आपको देती हूँ। इनकी सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तुम दोनों को उम्र भर की कैद ना दिलाई तो मैं भी अपने पापा की बेटी नहीं। और यह कहकर नेहा दोनों को दो दो तमाचे जड़ देती है और कहती है, तुम दोनों को अपना भाई भाभी कहते हुए मुझे शर्म आ रही है। अब जेल में बैठकर गिनते रहना 70 लाख। पुलिस दोनों को पकड़कर घसीट कर ले जाती है और दोनों को ताउम्र की कैद हो जाती है। अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी गई है आप हमें वहां पर मेल कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।